मेरे पापा ने बीएसएफ में 19 साल और 10 महीने सर्विस की। 20 साल में खाली 2 महीने ही कम होते। हमने फिर हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इनको इनके विंडो को पेंशन दी जाए, पर कोई डिपार्टमेंट ने कोई सुनवाई नहीं की। हम लोग यही अनुरोध करते हैं और यही अपील करते हैं कि हमारे मम्मी को पेंशन दी जाए। उनकी 75 साल की उम्र हो गई है, फिर भी वो अभी सिलाई करके अपना गुजारा करती है। करते करते रोटी बेल बेल के मेरे मुंह से खून आता है, निकलता है। मैं बीमार हूँ तभी भी मुझे बच्चों के लिए कुछ करना पड़ता है। कि मेडिकल भी एक एज तक फिट रहता है। अगर आपको 40-45 साल में, अभी के टाइम में अगर मैं बोल दूं, युवाओं को बोल दूं, 25 साल के लड़कों को बोल दूं कि बीएसएफ के बराबर भाग के दिखाओ तो नहीं भाग पाएंगे वो। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। यहाँ पर अब जहां हमने बीएसएफ की बात रखी है, वहां पर कई बीएसएफ के जवान शहीद हो गए हैं या फिर डेथ हो चुके हैं, लेकिन उनका फैमिली तो अभी भी देश में है। क्या उनके फैमिली को चलाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? आइए जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण कुमार है। मेरे पिताजी का नाम भीख सिंह जी है। मेरे पापा ने बीएसएफ में 19 साल और 10 महीने सर्विस की। 20 साल में खाली 2 महीने ही कम होते। हमने फिर हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इनको इनके विंडो को पेंशन दी जाए, पर कोई डिपार्टमेंट ने कोई सुनवाई नहीं की। हम लोग यही अनुरोध करते हैं और यही अपील करते हैं कि हमारे मम्मी को पेंशन दी जाए। उनकी 75 साल की उम्र हो गई है, फिर भी वो अभी सिलाई करके अपना गुजारा करती है। उनका कोई भी सहारा नहीं है। साहब आपने सुना, एक कितना साल 75 साल? हाँ, मम्मी जी मेरे 75 साल। 75 साल की महिला जो एक बीएसएफ जवान की वाइफ है और वो अभी मजबूर है सिलाई करके। 75 साल साहब, हमारे जनरेशन में तो पता नहीं 75 साल तक टिकेंगे भी कि नहीं, लेकिन 75 साल के उम्र में भी वो सिलाई करके परिवार चलाने को मजबूर हैं। आपके कोई भाई नहीं है? भाई है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो तो मजदूरी करते हैं, किसान है, उसका इतना काम। अच्छा, उनके अपने पिताजी के अगेंज में किसी को जॉब नहीं मिली? नहीं, किसी को नहीं मिली। अच्छा, आप इनके भाई हैं? हाँ। अच्छा, आपकी मम्मी सिलाई करती है, आप क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? कुछ नहीं, 7-8 हजार रुपए। कहाँ से आए हैं? जोधपुर से। साहब, बीएसएफ के ये वो जिन्होंने 19 साल को इस देश में 19 साल इस देश में सेवा दी है, ये उनके बच्चे हैं जो शायद सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं और 6 से 7 हजार रुपए महीना सिर्फ कमा रहे हैं। और 7 हजार में आज के टाइम में जहां विधानसभा में बैठकर विधायक और राज्यसभा में बैठकर सांसद अपना इनकम तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन इनके सैलरी को कौन बढ़ाएगा? और जहां पे इनकी माँ जो एक बीएसएफ जवान की विधवा है, वो एक मशीन चलाने को मजबूर है और अपना पेट पालने के लिए उनको काम करना पड़ता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता सोनोने, मेरा आदमी एस के सोनोने। वो 14 साल करने के बाद। अच्छा, वो बीएसएफ में थे ना? बीएसएफ में थे। अभी तक उनको पेंशन फंड कुछ नहीं मिला। वो केस के लिए लड़ रहे थे, तमिलनाडु दिल्ली जाके आए थे, तभी भी किसी ने कुछ सुनाई नहीं किया। अच्छा, आपके परिवार में अभी कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 2 लड़कियां, लड़का छोटा है अभी तक। अच्छा, आपके परिवार में अभी कौन कमा रहा है? मैं संभाल रही हूँ। मैं कोल्हापुर में मेस चलाती हूँ। अच्छा, कितना सैलरी मिलता है आप? मुझे महीने में 7-8 हजार रुपए मिलता है, सब ये करके। साहब, अच्छा, आपके पति ने कितना दिया था देश में काम किया, मतलब बॉर्डर पे? 14 साल किए। 14 साल एक जवान ने, जिसने देश को अपना कर्तव्य देश के प्रति कंप्लीट किया, उनकी वाइफ को मजबूर होके 6-7 हजार 8 हजार रुपए में महीने में काम करना पड़ रहा है। और इनकी 2 बेटी 1 बेटी, सब पढ़ाई करते हैं क्या? हाँ, अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल में है सब। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं लड़की होटल चलाती हूँ, एक छोटा सा मेस। साहब, यहाँ पर विधायक और सांसद के बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं और एक बीएसएफ की विधवा बीएसएफ के बॉर्डर पर ड्यूटी करके रात दिन ये करके इनके लड़के गवर्नमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं। वही तो, इनकी विधवा इनकी वाइफ यहाँ बैठी हुई है और इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। और ये 8 हजार में आखिर पढ़ाएंगी कहाँ? क्योंकि प्राइवेट स्कूल का बाकी खर्च तो आप जानते ही हैं। इनके 8 हजार में इनको फैमिली भी चलाना है। इनके 3 बच्चे को किराए देना। अच्छा, किराए के घर में किराए के घर में ना खुद का घर है ना कुछ है। किराया कितना लग जाता है? किराया मेरा है 4-5 हजार रुपए किराया। 8 हजार में 4 हजार किराया ही दे देती है साहब। 3 हजार 4 हजार में पूरा महीना घर चलाना।
एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। आखिर सरकार ये सब सुनती क्यों नहीं है? करते करते रोटी बेल बेल के मेरे मुंह से खून आता है, निकलता है। मैं बीमार हूँ तभी भी मुझे बच्चों के लिए कुछ करना पड़ता है। इनके मुंह से खून निकलने के बावजूद ये काम करती हैं, क्योंकि इनको ये देखना पड़ता है कि आखिर ये अगर काम करेंगी नहीं तो इनके बच्चे खाएंगे क्या। अरे बीएसएफ की बीबी है साहब, ये इनको डर नहीं है काम करने से, लेकिन इनका हक का पैसा तो ये मांग रही हैं। ये आपसे भीख तो मांगने नहीं आई हैं। भीख तो नहीं मांग रहे हैं, हम हमारे देश के लिए हमारे आदमी ने लड़े हैं, उनका हक मांग रहे हो आप। मांग रहे हैं, सरकार से भीख नहीं मांग रहे। हम यही अनुरोध करते हैं कि भाई हमें हमारे माँ के जो भी पेंशन बनती है वो पेंशन दी जाए। साहब यहाँ पे कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहा है, ये अपनी मांग को लेके बैठे हैं। और मैं सरकार से कहूंगा या तो इनको पेंशन दे दे या फिर सांसदों की सैलरी 8,000 करके देख ले कि वो अपने परिवार को चला पाते हैं कि नहीं पिला पाते हैं। क्योंकि सांसद के बच्चों के पास गाड़ी के काफिले हैं और इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। हमारे पास टैक्स की कमी तो नहीं, क्योंकि सरकार कह रही है खजाना बहुत है, तो इनको पैसे देने में जाता क्या है? क्योंकि क्या क्या जाता है सरकार को? खुद हमारे आदमियों ने ड्यूटी करके कष्ट करके हम हमारा खुद का हक देश की सेवा दी है साहब। इनके पतियों ने देश के लिए लड़ाई लड़ा है। बॉर्डर पे लड़ना कितना आसान नहीं है साहब। घर पे बैठ के भाषण देना और बॉर्डर पे लड़ने में बहुत अंतर होता है। हमने खुद देखा है हमारे आंखों से कि हमारे आदमी कैसे ड्यूटी देते थे। खाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, हमारे आने के लिए टाइम। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा आदमी का नाम प्रताप नारायण खंडे, मैं उनकी वाइफ हूँ। आपका कितना साल उन्होंने दिया था देश को? 10 साल 10 महीने 10 साल 10 महीने 10 साल 10 महीने आपने समय दिया था आपके पति? और मेरे पति को 5 साल पेंशन मिली और 96 को मिली, 2000 को बंद हो गई। इसके सिलसिले में मेरे पति यहाँ आए 2003 में, तो इधर ही चलते चलते उनको अटैक आ गया। वो बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट सरकारी, हाँ, उसमें जाके बैठे और वो केस पेपर दिया, उधर ऐसे करके उधर ही अटैक आया। साहब यहाँ पे बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर पे लड़ करके जो शहीद तो हो ही रहे हैं, लेकिन अपने मांग को मांगने के लिए भी बॉर्डर छोड़ के जंतर मंतर पर आके बैठ रहे हैं और यहाँ पे भी शहीद हो रहे हैं। हमारे देश के शीर्ष नेताओं को देखना होगा कि आखिर हो क्यों रहा है। क्योंकि अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का चीफ बनाया जा सकता है, तो बीएसएफ के लोगों को भी यहाँ पर पेंशन दिया जा सकता है। पेंशन इनकी मजबूरी है साहब, क्योंकि परिवार चलाने के लिए देश में। अच्छा, सरकार की तरफ से और कोई सुविधा मिलती है आप लोगों को? कुछ नहीं मिल कुछ नहीं। विधवा पेंशन के लिए हमने सब किया है, वो भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ। अमित शाह जी, आपको ये बात सुनना चाहिए, क्योंकि आप गृह मंत्रालय में हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी, आप तो खुद जबान के बीच में जाते हैं। क्या आप उनको मिठाई खिलाने के बाद ये नहीं पूछते हैं कि आप अगर रिटायर हो गए तो आखिर होगा क्या? क्योंकि वहाँ पे आप जाकर के लोगों से मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो आखिर एक दिन उनसे बात भी कर लीजिए साहब। अपने मन की बात तो करिए आप, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार बीएसएफ के मन की बात भी तो सुन लीजिए। शायद उससे आपको बीएसएफ के लोगों की समस्याओं का पता लगे। आपका क्या नाम है? मैं टीआर कैकड़ी महाराष्ट्र से आया हूँ। अभी मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। इसे 5th सैप गेम कोलंबो में मैं 2 मेडल भी जीत रखा हूँ। और उसके बाद मेरे घर का अंदर ऐसी समस्या हुआ कि जब हमारे घर का समस्या सॉल्व होने लायक नहीं था। मैं अच्छा प्लेयर था, देश के लिए भी लड़ रहा था और मैं खुद भी अच्छा था, लेकिन मेरे घर का अंदर ऐसी समस्या निर्माण हुआ कि वो सॉल्व नहीं हो सकता था। इसलिए सीओ साहब को ये बोलने के बाद सीओ साहब ने बोल दिया आपका रूल आया है और इस रूल के तहत आप जा सकते हो और आपको मिनिमम पेंशन मिल जाएगा। बाय इज्जत ऑल पेंशनरी बेनिफिट्स के साथ ऑर्डर करके हम लोग 1 महीना 2 महीने उधर रुक के पूर्ण कागजात पूर्ण करके वो उधर से हमको घर भेज दिया। घर भेजने के बाद हमारा घर का जो समस्या था वो समस्या में हम लोग उधर ही जूझ गए। 1 साल के बाद मैंने बीएसएफ को फिर लेटर लिखा कि मेरे को पेंशन नहीं मिला, तो बीएसएफ का एक लेटर मेरे को 1 साल के बाद आया कि आपका पूरा बना के पीएडी में भेज दिया
किया है, अभी तक उधर से आपका कुछ आया नहीं। जैसे आएगा आपको वैसे ही सूचित किया जाएगा। फिर 2 साल के बाद एक और ऑर्डर है कि आपका ये जो रूल है, आपका जो पेंशन भेजा है तो आप वापस ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि ये कोटा दिन है इसलिए आपको पेंशन इसलिए। तो हम लोग 2 साल के बाद वो उधर जब गए तब उसके अंदर ये लिखा गया था कि जो आपको जो राशि दी गई है वो जमा करना पड़ेगा और जो मेडिकल है वो आपको करना पड़ेगा। तो मैं इधर से जाने के बाद 2 या 3 महीने के बाद मेरा एक्सीडेंट होके मेरा हाथ तो टूट चुका था, मैं तो मेडिकल भी अनफिट हो चुका था, तो वापस जाके क्या कर सकता था, इसलिए हम लोग वापस नहीं जा पाए। तो अभी जो घर का जो गंभीर समस्या से हम लोग घर गए थे, तो भगवान चाहे ये मोदी जी, ये डीजी या होम मिनिस्टर ये चाहे तो हमारा पेंशन आराम से हो सकता है, लेकिन ये चाहना चाहिए, ये हमारा बिल्कुल। इस आवाज सुनना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि फालतू में बहुत खर्च हो रहा है, फालतू में भर भर के खर्च हो रहा है जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन ठीक है, सरकार करे, उसकी हम बात नहीं करते हैं। लेकिन ये तो बीएसएफ बॉर्डर पे भी लड़ रही है, देश को आगे बढ़ाने के लिए ओलंपिक में गेम में भी खेल रही है, लेकिन ये देश को तो आगे बढ़ा रही है, लेकिन क्या अपने परिवार को आगे बढ़ा पा रही है? ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि देश के लिए तो ये काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इनको 2 मेडल मिला है, लेकिन इस मेडल का होगा क्या? जब ये अपने फैमिली को स्टेबल नहीं कर पाएंगे तो इस मेडल का ये करेंगे क्या? क्योंकि इस मेडल को रखने पे बैंक 1000 रुपए तक का लोन तक नहीं देगा, उसके लिए इनको पेंशन, क्योंकि अब ये सेवानिवृत्त हैं, इन्होंने अपने जितना देश को सेवा देना था दे चुके हैं। ये गए थे वापस रीज्वाइन करने, लेकिन रीज्वाइन करने के लिए मेडिकल मांगा गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेडिकल भी एक एज तक फिट रहता है। अगर आपको 40-45 साल में, अभी के टाइम में अगर मैं बोल दूं, युवाओं को बोल दूं, 25 साल के लड़कों को बोल दूं कि बीएसएफ के बराबर भाग के दिखाओ, तो नहीं भाग पाएंगे, वो ज्वाइन बीएसएफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अनफिट होंगे। यहाँ पे इस एज में तो अनफिट होना वैसे ही फिक्स है। तो क्या सरकार यहाँ पे इनको घुमा रही है? आखिर ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जनता अगर आवाज उठाएगी तो सरकार को इनको पेंशन देना होगा। और अगर बीएसएफ के सारे लोग बॉर्डर छोड़ के जंतर मंतर पर बैठ गए तो ये याद रखिएगा साहब कि आपको सुरक्षा देगा कौन? क्योंकि घर पर बैठकर टीवी, हाथ में रिमोट लेकर टीवी चलाना और एसी में बैठकर भाषण देना तो आसान है, लेकिन बॉर्डर पर लड़ना और जंतर मंतर पर, बॉर्डर के लड़ने के बाद जंतर मंतर पर आकर अपने हक के लिए लड़ना, अपने परिवार के लिए लड़ना, यह बहुत मुश्किल है। मैं आशुतोष और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।